नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 3 सूचियों में 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन किसी भी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं। अमूमन होता ही आया है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां पहली ही सूची में मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाता है। बीजेपी उन्हें बतौर सीएम उम्मीदवार पेश भी नहीं कर रही। इसी के बाद पूछा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या बीजेपी कोई नया प्रयोग करते हुए सीएम का पत्ता ही काट देगी? इस पर बीजेपी के आला सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक अलग तरह की रणनीति है। यह खबर सरासर गलत है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटा जाएगा। अभी तक जारी सूची में मध्य प्रदेश के किसी भी मंत्री या मौजूदा विधायक का नाम नहीं है। अभी तक घोषित अधिकांश सीटें वही हैं जहां पिछले चुनाव में यानी 2018 में बीजेपी हारी थी। कमजोर सीटों को हर हाल में जीतने के इरादे से ही मंत्रियों और सांसदों को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी जाता है। यह संदेश भी जाता है कि जीतने पर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये नेता इन सीटों को जीतने के लिए जाहिर सी बात है कि पूरा जोर लगाएंगे। आसपास की सीटों पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। टिकट बंटवारे में इस तरह परिवारवाद पर भी लगाम कस दी गई है। केंद्र की राजनीति करने वाले नेताओं को अब राज्य में भी अपनी क्षमता दिखाने का संदेश पार्टी की ओर से दिया गया है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि एक कदम आगे जाकर मध्य प्रदेश का फार्मूला राजस्थान में भी बीजेपी अपना सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव भी एमपी के साथ ही होने हैं। यहां पर भी केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को उतारा जा सकता है। बीजेपी को लगता है कि इससे पार्टी के पक्ष में नया माहौल बनेगा। यह संदेश जाएगा कि बीजेपी चुनाव में अपनी बेस्ट टीम उतार रही है। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी और जहां जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक पार्टी राजस्थान में उम्मीदवार उतारेगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी यही रणनीति अपनाने की बात कही जा रही है। तेलंगाना में भी यह फार्मूला हो सकता है। आपको बता दें कि 7 लोकसभा सदस्यों को मैदान में उतारा है पार्टी ने और इस तरह संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री के संभावित नामों में खुली दौड़ है। साथ ही बीजेपी ने अपने क्षेत्रीय नेताओं के बीच संतुलन बनाने पर भी ध्यान दिया है, जिससे हर इलाके में जाति के प्रभाव और अनुभव का फायदा मिल सके। देख लेते हैं 3 केंद्रीय मंत्रियों में राजपूत जाति से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने दिमनी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि ओबीसी हैं, इन्हें नरसिंहपुर विधानसभा से अपने भाई की जगह टिकट दिया गया। जालम सिंह पटेल यहां से विधायक थे और साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते इन्हें भी उतारा गया है। ये निवास विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव, इन्हें इंदौर 1 विधानसभा से टिकट दिया गया है। हर नेता के बारे में कुछ न कुछ समीकरण है जिनको साधने का प्रयास किया गया है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर कुलस्ते को देख लें, वो एक ताकतवर आदिवासी नेता है और महाकौशल क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उन्हें रिझाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। 2018 में इस क्षेत्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन था। इसमें कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ, उनका भी छिंदवाड़ा क्षेत्र भी आता है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से मिला है और यानी उनके जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, उनके खिलाफ जो नाराजगी थी पार्टी आलाकमान की, वो उन पर भारी पड़ी है। सांसदों पर भी नजर डाल लेते हैं। सांसदों में जो प्रमुख टिकट दिए गए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, जो कि जबलपुर से सांसद हैं, ओबीसी नेता हैं और इन्हें भी पार्टी ने टिकट दिया है। रीति पाठक सीधी से सांसद हैं, इन्हें सीधी विधानसभा में उतारा गया है। ये ब्राह्मण नेता हैं और आप जानते हैं केदारनाथ शुक्ला जो एक विवाद में फंसे थे, उनकी जगह यहाँ पर इन्हें टिकट दिया गया है। गणेश सिंह बीजेपी के अन्य ताकतवर ओबीसी नेता, इन्हें सतना विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है और इसके लिए कुर्मी मतदाताओं के बीच बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और जाट समुदाय के नेता हैं और होशंगाबाद से तीसरी बार सांसद है उदय प्रताप सिंह, इन्हें गाडरवारा से टिकट बीजेपी ने दिया है। तो इस तरह से कई नए चेहरे हैं, एक नया प्रयोग बीजेपी ने करने का प्रयास किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। अभिलाष खांडेकर जी हैं, साथ ही देशदीप सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभिलाष जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, किस तरह से देखते हैं ये जो नया प्रयोग बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है?
देखिए, ये बात तो निश्चित है कि बीजेपी ने जो अलग अलग सर्वेस किए थे और जिस तरीके से लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे थे, उनके पास में जो फीडबैक था वो कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं था और लगातार लग रहा था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल, चाहे वो मालवा हो, चाहे विंध्य प्रदेश हो, महाकौशल हो, या भोपाल के आसपास के जो जिले हो, सभी दूर पर ये बात आ रही थी कि एंटी इंक्यूमेंसी दिख रही है। ग्वालियर चंबल में भी यही स्थिति थी। तो उसको देखते हुए पार्टी ने एक अचानक, जिसको कहते हैं, बॉम्बशेल डाला है, बम डाला है, और जिसके तहत कांग्रेस को भी उन्होंने एकदम विचलित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह भरने की कोशिश की है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पहले जैसे कहा नरेंद्र सिंह तोमर, यदि ये दो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं तो वो आसपास की सीटों पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे और जो एंटी इंक्यूमेंसी मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह सरकार है उसके खिलाफ भी चल रही थी, उसको दूर करने का एक प्रयास है। तो ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेट मूव है, क्योंकि इतने सारे सांसदों को केंद्रीय, और आप देखिए कि 2 ही महीने पहले नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव का जिम्मा देकर दिल्ली से भोपाल भेजा था और उन्होंने काफी कुछ ऐसे प्रयास किए थे पुराने नेताओं को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के। तो अब उन्हीं को दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो टिकट बांटने के लिए एकत्र होते थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, उनको ये भी टिकट की लाइन में लगा दिया। और आज की तारीख, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम टिकट की कोई सी भी लिस्ट में नहीं आया है, नॉर्मली तो आता है। तो क्या चुनाव के आसपास या चुनाव के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली ले जाएगा, या इतने बड़े बड़े नाम जो आ गए, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय, तीनों लगभग जीतने की संभावना है, लेकिन जीतने के बाद में क्या उनको मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ अभी से शुरू हो गई है? तो कार्यकर्ताओं में ये भी असमंजस है कि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का संदेश देना चाहती है। तो निश्चित रूप से ये जो 39 नाम कल जो घोषित हुए हैं, उसने हड़कंप की स्थिति दोनों पार्टियों में मचा रखी है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। देशदीप जी, आपको लाना चाहूंगा, आप भी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं। लगता है कि यही जो फार्मूला कांग्रेस हमेशा करती थी, कांग्रेस किसी एक नेता का नाम घोषित करके चुनाव मैदान में नहीं उतरती थी, चुनाव के बाद में तय होता था, और जो पार्टी के भीतर अलग अलग गुट होते थे उन तमाम गुटों को समायोजित करने के लिए उनके समर्थकों को एक अलग तरह से कोटा सिस्टम के तहत टिकट दिया जाता था। कोशिश ये होती थी कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने गुट के विधायकों को जिताए ताकि पार्टी कम से कम जीते, सत्ता में, और मुख्यमंत्री का दावा जो है बाद में देखा जाए। क्या लगता है कि बीजेपी अब उसी फार्मूले पर काम कर रही है? बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है। बीजेपी ने जिस तरीके से अभी जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, और इस बीजेपी की स्टेप से जितने विचलित कांग्रेस नजर आ रही है, थोड़ा सा मतलब एक शॉक है कांग्रेस, वैसे ही बीजेपी के भी नेता हैं खुद, जो बीजेपी के जिन दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, ऐसा लगता है जैसे उनको किसी को भी इस बारे में आइडिया नहीं था, क्यों नहीं था कि उनको टिकट दिया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो एक टीवी के प्रोग्राम में थे उस वक्त, एक रीजनल चैनल के प्रोग्राम में थे, और उनसे उस वक्त पूछा गया ऑन कैमरा कि आपको टिकट मिला है दिल्ली से, नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट मिला है, तो क्या आप ही नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं? तो वो जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा सहज नहीं थी, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत सहज नेता हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सहज नहीं थी। उन्होंने बहुत एक वेग सा आंसर दिया, बहुत क्लियर कट आंसर भी नहीं दिया। तो यही समझा जा रहा है कि एक सामूहिक जो एक कम्युनिटी लीडरशिप की जो बात हो रही है, वही समझा जा रहा है। और देखिए, आपने सही कहा, ये सारे नेता वही हैं जो किसी ना किसी तरीके से पिछले सालों में, इनके अलग अलग समय में ये नाम आते थे कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे विजयवर्गीय जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों। अब सभी को चुनाव में उतार दिया गया है। एक बीजेपी के विंध्य के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उनका बड़ा अच्छा कमेंट था कि ऐसा लग रहा है कि नेपाल की क्रिकेट टीम से मैच है और सचिन तेंदुलकर और धोनी को टीम में वापस लेके आ गए हैं। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब देखना यही है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है। एक दूसरा, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है? तीसरी बात यह कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना जाए और इन सबको बोला जाए कि ठीक है, आप चुनाव अब वापस आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और ये इनके उपचुनाव किए जा सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं,
लेकिन नहीं, बिल्कुल ये सवाल तो देशदीप पूछा ही जाएगा। अभिलाष जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आप करेंगे क्या? मान लीजिए ये सारे के सारे मंत्री जो हैं अगर विधायक बन जाते तो क्या फिर यहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, या सब कुछ परिणाम के ऊपर निर्भर करेगा कि मध्य प्रदेश चुनाव का परिणाम क्या आता है? लेकिन एक बात तो ये जरूर है कि ये सारी सीटें वो सीटें हैं जो बीजेपी के हिसाब से सी या डी कैटेगरी में आती हैं, यानी वो सीटें जहां पर या तो बीजेपी हारी है या फिर बहुत कम अंतर से जीती हो। तो ऐसे में अपने दिग्गज नेताओं को उतार के बीजेपी ने यह संदेश तो दिया है कि वो इन चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और उसे इस बात का एहसास है कि इतने लंबे समय तक यानी करीब 18 साल तक शासन करने के बाद एक तरीके एंटी इनकम्बेंसी भी है, शिवराज सिंह चौहान के नाम के चेहरे को लेकर एक फटीक फैक्टर भी है, इस सब का भी मुकाबला करना है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, आपने देखा होगा कि जो इंदौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से कांग्रेस का वर्चस्व था या जहां से कांग्रेस जीती थी पिछले 2 बार, तो वहां पे कैलाश विजयवर्गीय जी को भेजने का मतलब ये है कि कांग्रेस को पराजित करने की कोई भी जिसको कहते हैं कोशिश बीजेपी नहीं छोड़ेगी। और बीजेपी हमेशा ही हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजेस दे लाइक टू स्प्रिंग अप। मतलब कहने का मतलब है कि अब ये जो आश्चर्यजनक उन्होंने जो लिस्ट निकाली है, तो इससे ये भी लग रहा है कि अगली जो लिस्टें आएंगी, जो अगली सूचियां आएंगी, उसमें भी किसी न किसी तरीके के आश्चर्यजनक कैंडिडेट्स आपने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि स्थानीय नेतृत्व के बजाय दिल्ली से डिसीजन जो होंगे और उसको वो इस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो पहले लगातार कह रहे हैं कि 150 सीटें जीतना है, तो उसके आसपास सीटें जीतने के लिए वो किसी भी तरीके की रणनीति तक जाने को तैयार है। आप सोचिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो जैसे जयदीप जी ने कहा, या वो कल तक टिकट बांटने की मुद्रा में थे और वो लगातार कोर कमेटी की मीटिंग्स ले रहे थे और आज उनको एक दिल्ली की छोटी सी मुरैना की सीट से उनको कैंडिडेट बना दिया, तो क्या उत्तर पीछे गिर गया है? और जैसा आपने ठीक कहा कि ये सारे लोग जीतने के बाद में 2024 के लिए फिर क्या नई टीम बनाने की कोशिश कर रही है मोदी और शाह की जोड़ी? क्योंकि यदि मान लीजिए तोमर साहब जीत जाते हैं या बाकी के जो 6 एमपीज हैं वो जीत जाते हैं, तो उनकी सीट खाली होने के बाद नए तरीके के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। उसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, क्योंकि 2024 में वो जीतना चाहेंगे, लेकिन पहला जो सेमीफाइनल है वो 2023 के कुछ झलक हमको ये सेमीफाइनल की बात होगी। लेकिन देशदीप जी, जाते जाते आपसे पूछूंगा, जैसा अभिलाष जी कह रहे हैं कि अभी और भी सरप्राइजेस आ सकती हैं। एक सरप्राइज जिसकी चर्चा आज सुबह हुई भी थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान का ही टिकट काट दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सरप्राइज देना चाहते हो, ये संदेश देने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हैं, उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाएगा, तो फिर बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि फिर अगर आप अपने मुख्यमंत्री को हटा दें या उनके काम के, उनकी योजनाओं की चर्चा न करें, तो वैसे में फिर आप किसके नाम पर, किसके काम पर वोट मांगेंगे? और ये तो एक तरह से कांग्रेस को आप तश्तरी पे रख करके मुद्दा दे देंगे कि देखिए इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को टिकट नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि ये मान रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। देखिए, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने खुद ने जो बोला कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, कल जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे भाषण दे रहे थे, तो वो जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो कार्यकर्ता सम्मेलन था मध्य प्रदेश के चुनावों को लेके, क्योंकि परिवर्तन जो इन्होंने अपनी तो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के बाद महाकुंभ करा, उन्होंने नाम दिया उसको कि ये महाकुंभ है और इसमें 10 लाख वर्कर्स आएंगे। लेकिन उस पूरी गैदरिंग में, उस पूरे इवेंट में मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव के किसी मुद्दे के बारे में बात नहीं की। उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम नहीं लिया वहां पर। तो ऐसा लग रहा था कि शायद लाडली बहना लक्ष्मण जो फ्लैगशिप स्कीम मानी जा रही है शिवराज सिंह जी की, जिसको गेम चेंजर के बारे में कहा जा रहा था, उस योजना तक के बारे में कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात, ये खुद कांग्रेस समझ रही है या कांग्रेस बारे में बात कर रही है कि क्या ये बात करनी चाहिए अपने वोटर्स से कि शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जब ये पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में उन सारे अनाउंसमेंट्स का क्या होगा? क्या वो इम्प्लीमेंट होंगे अनाउंसमेंट्स? क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज्यादा अव्यवहारिक से अनाउंसमेंट्स लग रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पे कर्जा है, 3,14,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का बजट है, जबकि मध्य प्रदेश पे कर्जा बताया जाता है 3,32,000 करोड़ से ज्यादा का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस चुनाव को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। काफी दिलचस्प बात आपने कही है देशदीप जी। और आपको ये बता दें दर्शकों को कि अब से कुछ देर पहले ही
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसके बाद जो खबरें निकल कर आई हैं, एक तरह से उन्होंने आभार व्यक्त किया अपने पूरे कार्यकाल के लिए, आगाह किया कि जो आचार संहिता लगेगी उसमें गरीबों के काम, किसानों के काम नहीं रुकने चाहिए। तो ये भी अपने आप में कई सारे इशारे कर रहा है। बहरहाल शुक्रिया आपका अभिलाष जी और देशदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में करीब 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्रियों और कई स्टेक होल्डर से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। तो 5 बात में वक्त है एक ब्रेक का। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के लिंक को लेकर एनआईए की चार्जशीट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कोर्ट में दाखिल एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक अर्शदीप डल्ला और हरदीप निज्जर कनाडा से टेरर कंपनी चला रहे थे। गैंगस्टर्स के साथ मिलकर प्रोटेक्शन मनी वसूलने में लगे थे ये आतंकी। खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। पंजाब के क्लब मालिकों से भी वसूली की जाती थी। हवाला के जरिए ये एक्सटॉर्शन का पैसा कनाडा पहुंचता था। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा जमाने की फिराक में थे। अर्शदीप और निज्जर टारगेट किलिंग, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। कनाडा का वीजा दिलाकर और मोटी रकम देकर शूटर्स को शामिल करते थे। शूटर्स को टारगेट का डिटेल्स भेजते थे, हथियार मुहैया कराते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत में हथियारों की सप्लाई भी करते थे। और एनआईए की चार्जशीट पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर हाल ही में एनआईए ने कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, अर्शदीप डल्ला समेत कई आतंकवादियों का नाम है। चार्जशीट में एनआईए ने खुलासा किया है कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी पंजाबी फिल्मों से जुड़े जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनसे किस तरह से प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनका जो प्लान है वो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री और जो पंजाब की कबड्डी लीग है उस पर भी कब्जा करने का प्लान है। और इसी सिलसिले में कबड्डी प्लेयर संदीप नग्गल की हत्या करवाई गई थी। चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ है कि जो पंजाब के बड़े गैंगस्टर हैं और जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं इनका आपस में गठजोड़ है और ये लोग पाकिस्तान के रास्ते भारत में ड्रोन के जरिए हथियार भेजते हैं। इनके पूरे देश में करीब 700 शूटर हैं जिनके जरिए इन्होंने कई टारगेट किलिंग करवाई है और आगे भी कई टारगेट किलिंग करवाने का प्लान है। एनआईए ने चार्जशीट में 10 ऐसे लोगों के नाम भी दिए हैं जिनकी ये लोग टारगेट किलिंग करवाना चाहते थे। इसमें कई हिंदूवादी नेता हैं और कई पंजाब के बड़े चेहरे हैं। एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर और अर्शदीप डल्ला को भारत सरकार पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुकी है। चार्जशीट में ये कहा गया है कि ये दोनों लोग कनाडा में बैठकर वहाँ से भारत विरोधी गतिविधियाँ हैं उनको चला रहे हैं। इनके साथ पाकिस्तान में कुछ खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर जुड़े हुए हैं जो लगातार वहाँ से हथियार भेजते हैं और जो भारत से अपराध से कमाया गया पैसा है वो हवाला के जरिए इनके पास पहुंचता है और इसका एक प्रॉपर चैनल है। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि जो युवा हैं पंजाब के और अन्य राज्यों के उनको ये लोग कनाडा का वीज़ा और वहाँ पर नौकरी दिलवाने के बहाने अपने जो संगठन हैं उनमें रिक्रूट करते हैं और उनको फिर बाद में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल करते हैं। तो इस तरह से तमाम जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनको लेकर एनआईए ने एक चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में इन सभी खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
तमिलनाडु के रानीपेट में राजाली एयरबेस पर भारतीय नौसेना के प्रीडेटर MQ-98 ड्रोन ने उड़ान भरी और लैंड किया। चेन्नई में ऐसे 2 प्रीडेटर ड्रोन नौसेना के पास हैं, जो उसने 2020 में समुद्री निगरानी के लिए अमेरिका से लिए थे। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहे जाने वाला प्रीडेटर ड्रोन जल्द ही भारत की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात होगा। भारत ने 31 ऐसे ड्रोन को लेकर अमेरिका से डील की है। ये ड्रोन पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के आसपास तैनात किए जाएंगे।